हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज मैथ की अगली क्लास लेके आ रहा हूँ। 10 से 15 दिनों से लगभग हमारे लेक्चर नहीं आ रहे थे क्योंकि हमने नई ऑफिस सेट की है, न्यू ऑफिस सेट किया हमने। ठीक है, तो वापस इंदौर में आ गया हूँ जिसके कारण लेक्चर नहीं आ रहे थे। तो न्यू सेटअप करने के बावजूद अब यहाँ से रेगुलर क्लासेस मेरी चलेंगी। ठीक है, पूरी तरीके से मैं अब आ गया हूँ, यूट्यूब पर एक्टिव हो गया हूँ। तो लगभग मैं कहता हूँ कि मेरे पर डे वीडियो आएंगे। अब एक आध दिन हो सकता है कि मुझे इमरजेंसी काम कुछ पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लगभग हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो नए तरीके से और पूरे विधिवत तरीके से हम सेटअप लगा के दे रहे हैं। ठीक है, और आज हमने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है, बोर्ड में क्वेश्चन भी लगा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने नई तरीके से थोड़ा कोशिश की है। बस आप थोड़ा सा एंजॉय करते रहो क्योंकि आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम था 2019 में फॉर्म भरा था और इसका एग्जाम डेट फाइनल हो गई है 15 दिसंबर को। ठीक है, तो हमारे जो हम लोगों ने मुहिम पूरे टीचर और स्टूडेंट मिलकर एक मुहिम चलाई थी ट्विटर पर, आंदोलन, ऑनलाइन आंदोलन हम लोगों ने किया था सब। तो उसका सफल प्रयास आप लोगों को इतना ज्यादा हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने फाइनली एग्जाम की डेट निकाल दी। तो बस अब आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं, तो लग जाओ पूरी तरीके से। जो आपने 6 महीने में पिछला पढ़ा नहीं है या कुछ चीजें आपने रिकॉल नहीं की है, सारी चीजें आधे से अधिक अब आपको सिर्फ रिवीजन करना और पढ़ना पूरी तरीके से। तो अब आपके पास टाइम है और पढ़ना स्टार्ट कर दो। और क्योंकि अब एग्जाम आने वाली हैं तो पूरी तरीके से लग जाओ, मेरा यही कहना है। मैं आपको लेके चलूंगा आरआरबी एनटीपीसी की क्लास, इसमें बेकायदे से आपको मैथ कवर हो जाएगी पूरी तरीके से। बाकी लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल ही रहे हैं इन्फिनिटी स्टडी में। ठीक है, तो आप वो वाले भी प्लेलिस्ट बकायदे बनी, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो हमने पहले पिछले लेक्चर में एचसीएफ स्टार्ट किया था, एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में हमने स्टार्ट किया था, एलसीएम और एचसीएफ में हमने स्टार्ट किया था एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में हमने देखे थे क्वेश्चन कुछ टाइप के देखे थे कि जैसे मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जो, मतलब कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ कि जो किसी नंबर से भाग देने पर समान शेषफल आए। तो हमको वो ऐसे क्वेश्चन, मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई नंबर है, आप ले लो 100 और 130, इन 2 नंबर दे के रखे हैं। तो ये 2 नंबर को हम वह बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करें। हमने पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले वाले वीडियो में ये सारी चीजें बाकायदे तरीके से, विधिवत तरीके से पढ़ी थी। ठीक है, तो आप वो लेक्चर पुराना वाला जो है, तो 3 लेक्चर मैथ एचसीएफ के हमने पढ़ा दिए हैं, तो वो वाला पूरा आप जाकर देख सकते हो एक तरीके से। फिर इसको भी आप देखो। तो हमने पहले वाले लेक्चर में एचसीएफ निकालने के तरीके देखे थे कि कौन कौन से हम निकाल सकते हैं, कितने तरीकों से एचसीएफ निकालने के हमने 3 तरीके देखे थे। ठीक है, तो उन्हीं तरीकों में से आपको निकालना है। तो अब उसी में हम क्वेश्चन आगे करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसे देखो, तो मान लो ये 2 संख्याएं हैं। अब ये इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जो हम इसको भाग देने पर समान रिमाइंडर आए, यानी समान शेषफल आए। वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताना है। तो वो नंबर जो होगा वो कुछ नहीं होगा, इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस होगा। या तो डिफरेंस होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, या कोई डिफरेंस का फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई? जैसे इन दोनों का रिमाइंडर बताओ, डिफरेंस क्या होगा। 130 में 100 माइनस किए तो क्या आ जाएगा, 30। तो ये बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 30। बात समझ में आ गई? तो 30 से आपको 100 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10। और 30 को 130 से रिमाइंडर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10। मतलब सेम रिमाइंडर पूछ रहा तो दोनों में सेम, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो गई, 30 हो गई। बात समझ में आ गई? तो ये अपन को क्या करना है, उसका डिफरेंस निकाल देना है। तो डिफरेंस मैंने बताया आपको, एचसीएफ निकालने के 3 तरीके बताए। कौन कौन से? पहला था लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमने बताया आपको। ठीक है, मेथड। फिर इसके बाद डिवाइड मेथड आपको मैंने बताया, सॉरी डिफरेंस मेथड बताया एक। और तीसरा मेथड आपको हमने बताया फैक्टर मेथड। ठीक है, तो हमने यहां पर कौन सा मेथड लगाया एचसीएफ निकालने का, डिफरेंस मेथड। बात समझ में आ गई? तो आपको ये एचसीएफ निकालने की ये 3 तरीके हमने आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो ये तीनों से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन जब ऐसा भी क्वेश्चन आए कि 2 अंक की भी वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो, सॉरी 2 अंक दे के रखे हैं कोई से, मान लो कोई भी 2 अंक दे के रखे हैं
अब उसमें पूछ रहा है कि ऐसी संख्या का मतलब कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या से हम किस संख्या से डिवाइड करें कि सेम रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो दो नंबर दिए रहे होंगे उसका आपको डिफरेंस निकाल देना है और जो भी डिफरेंस आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में डिफरेंस का आंसर नहीं होगा तो ये इसका 101 फैक्टर होगा। फैक्टर कैसे, इसका 30 का फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 30 से डिवाइड किया तो हमने सेम रिमाइंडर आया देखा 10, फिर इसके बाद क्या होगा 2। ठीक है, 15 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 छक्का 90, 10 रिमाइंडर आ गया यहाँ पर, और 15 अधिक 120 यहाँ पर भी 10 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, 2 भी इसका फैक्टर है तो 2 से करोगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह की ये सेम रिमाइंडर आना चाहिए दोनों जगह, तो वो भी मतलब कि इसका डिफरेंस होगा सब साथ में, इसका डिफरेंस का जो फैक्टर होगा वो भी इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि वो संख्या हो जाएंगी। अब मान लो यहाँ पर सपोज दैट ऑप्शन में क्या हो जाता 30 नहीं होता और दे देता 2 दे देता, मतलब कि 8 दे देता, 2 दे देता, 15 दे देता, ठीक है 6 दे देता, ये ऑप्शन हो जाते तो 30 नहीं। तो अब बड़ी सी बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, इसके बाद दूसरा फैक्टर 15, तो इसका आंसर क्या हो जाता 15, बड़ी सी बड़ी पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के हमने क्वेश्चन देखे थे पिछले लेक्चर में, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन मान लो है कि दो संख्याएं हैं दे के रखी है 150 और 210। ठीक है, तो 150 और 210 ये दो संख्याएं दे के रखी है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि वह ऐसी कौन सी संख्या है जो वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन दोनों को भाग देने पर, इन दोनों नंबरों को भाग देने पर समान शेषफल आया, समान रिमाइंडर आए। तो ये क्वेश्चन देके रखा है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों को आपको डिफरेंस निकाल देना है, या तो HCF निकालो या तो डिफरेंस निकालो। भाई डिफरेंस मेथड से हम HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का हमने जब क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, तो कितना आ गया 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। देखो 60 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 30 रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 30 रिमाइंडर बचेगा। मतलब कि सेम रिमाइंडर 30 यहाँ पर भी है और 30 रिमाइंडर यहाँ पर भी बच रहा है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 60। इस तरह के RRB NTPC हो गया, SSC हो गया, या छोटे मोटे जो स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए आपके, MP कांस्टेबल हो गया, फिर जेल प्रहरी का हो गया, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, है ना, कि मतलब कि ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ कि जो दो नंबरों को भाग देने पर समान शेषफल बचे। ठीक है, तो ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके इस तरह के सारे क्वेश्चन। अब एक आध टाइप के और क्वेश्चन थे कि जब मान लो कि क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं हैं 948 और 2480। ठीक है, ये संख्याएं हैं, मान लो ये संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये दो संख्याएं हैं 948 और 2480, इनको हम किस वह बड़ी सी बड़ी संख्या से डिवाइड करें कि जब कौन सी संख्या से डिवाइड करें कि रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाए 3 आ जाए और यहाँ पर आ जाए 5। मतलब अब दोनों में ये रिमाइंडर दे के रखा है कि यहाँ पर 3 रिमाइंडर आए और यहाँ पर 5 रिमाइंडर आए। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जब कोई भी क्वेश्चन आपको क्या रहे कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि यहाँ रिमाइंडर दे के रखा हो, तब कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को क्या कर देना है यहाँ से माइनस कर देता है, जो भी रिमाइंडर होगा उसके साथ माइनस कर देना है। मतलब कि यदि रिमाइंडर दे के रखा है 3 और 5 दे के रखा है तो 948 में हमने 3 माइनस कर दिया 945। ठीक है, और ये माइनस कर दिया तो यहाँ हो गया 2480। ठीक, अब कितना आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ पर सेम रिमाइंडर 0 यहाँ पर भी आएगा और 0 यहाँ पर भी आएगा, सॉरी माइनस किए तो 5 कितना आ गया 75। ठीक है, तो मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसको हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर दोनों जगह 0 आ जाएगा। तो बस इन दोनों को आपको क्या करना है HCF निकाल देना है।
तो HCF निकालने का आपको तरीका मैंने बताया, जिस भी मेथड से निकालना हो, तो फैक्टर मेथड ज्यादा आसान है, यहाँ पर लग रहा है मुझे। तो देखो फैक्टर मेथड अपन निकालेंगे कैसे। हमने यहाँ पर देखा कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सभी अंक आपस में 9 से यदि डिवाइड हो जाते हैं तो संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। तो 5 4 9 9 18, मतलब 9 से ये डिवाइड हो रही है, तो कितना आएगा ये 9 से डिवाइड करने पर HCF आ गया, HCF बराबर 9, और यहाँ डिवाइड करने पर कितनी आया, 9 1 जा 9 15 आ गया। ठीक है, सॉरी 9 1 कम 9 105 आएगा। 9 से ये डिवाइड हो रहा है, 4 2 6 और 6 5 11 7 18। ठीक है, तो ये भी डिवाइड हो रहा है 9 से, तो 9 दूनी 18, 6 63, 9 पना 45। अब देखो ये तो अभी मतलब कि ये 9 से डिवाइड हो गया। अब ये देखो क्या ये किससे संख्या कट रहा है, तो दोनों के लास्ट में 5 है, तो मतलब 5 से भी एक संख्याएं कट रही है, तो इंटू 5। ठीक है, तो ये हम सारी चीजें पीछे पढ़ा चुके हैं, फैक्टर मेथड में देख लेना। तो 5 दूनी 10, 5 1 कम 5 और 5 25, 5 25। ठीक है, अब क्या कटेगा, ये कोई संख्या किसी सेम नंबर से ये कटेगी नहीं कटेगी, 21 और 55 किसी सेम नंबर से नहीं कटेगी, तो इसलिए इसका HCF क्या आ गया 45। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आ गई बात समझ में। तो अब ये नंबर कौन सा होगा, मतलब 45, HCF क्या आ गया 45। तो यही डिविजिबिलिटी रूल हो गया। ठीक है, तो आप 45 से इसको भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, और 2480 में 45 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। और देख लो प्रूफ यहाँ पर 948 में हमने क्या किया, 45 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 45, और ये हो गया 9, और ये आ गया आपका 4। ठीक है, 8। अब कितनी बार जाएगा, सॉरी 45 दूना 90 जाएगा ना, गलती हो गई, 90। ठीक है, 4 84, और 45 1 जा 45, रिमाइंडर 3। देख लिया, तो रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी 45 होगी। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। ये पीछे का हमने क्या किया, रिवीजन थोड़ा सा करा दिया। अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं आज के। ये हमने पीछे सारी चीजें इस तरह के पढ़ लिए थे। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोर्ड में लगा हुआ है, यहाँ पर देख लेना कि A gardener has 45 apple tree, 66 banana tree and 110 mango tree. He want to plant them in row such a way that each row content only one type of a plant and also has equal number of plant. Find number minimum row. क्वेश्चन हिंदी में क्या बोल रहा है, किसी माली के पास 44 सेब के 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। क्वेश्चन समझना अच्छी तरीके से कि मान लो कोई माली है, ठीक है, उसके पास टोटल 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्ति में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो। ठीक है, मतलब कि यदि हम वो माली जो है वो पेड़ों को लगाना चाहता है, ठीक है, तो मान लो कि यदि केला का पेड़ लगाना चाहता है तो वो सोच रहा है कि हम केले के पेड़ एक ही पंक्ति में लगाएं। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पर यदि हम इस पंक्ति, ये सपोज दैट ये रो हो गई हमारी, ये पंक्ति हो गई, तो इसमें हम केले की जगह सेब के पेड़ नहीं लगाएंगे, तो इस पंक्ति में हम चाह रहे हैं तो केले के पेड़ लगा दें। ठीक है, अगली पंक्ति में हम चाहें तो ये माली बोल रहा है कि बनाना की मतलब कि सॉरी एप्पल के यानी सेब के पेड़ लगा दें। तो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वह उनको पंक्ति में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो। वह सभी पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है।
देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एप्पल के यानी सेब के पेड़ कुल कितने हैं? 44 सेब के पेड़ हैं। केले के पेड़ कितने हैं? 66। और आम के पेड़ हैं 110। क्वेश्चन समझ में आ गया कि किसी माली के पास 44 पेड़ किसके हैं? सेब के हैं। 66 किसके हैं? केले के हैं। और आम के 110 हैं। तो ये बोल रहा है कि यह उनको पंक्ति में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो। ठीक है, तो सभी पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो, ये वो चीजें बोल रहा है। और साथ में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मिनिमम रो, मतलब वो कम से कम पंक्तियों में लगाना चाहता है। बात समझ में आ गई? तो वो नंबर जो कम से कम पंक्तियों में लगाना चाहता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो, मान लो यहां पर ये क्वेश्चन हम सपोज दैट समझते हैं। देखो कि हम यदि इन क्वेश्चन मतलब यदि इन पेड़ों को सपोज दैट एक ही पंक्ति में लगा दें, भाई मिनिमम रो पूछ रहा है कि मिनिमम रो, ठीक है, हमें मिनिमम रो निकालना है। ठीक है, मिनिमम रो निकालना है, यही तो क्वेश्चन पूछा कि उन पंक्तियों की कम से कम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सपोज दैट सभी पेड़ों को क्या कर दे? एक ही लाइन में लगा दे। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर ये बोला है कि नहीं, ठीक है, वो मतलब कि एक लाइन में एक ही प्रकार के पेड़ हमको लगाना है। आगे बात समझ में? क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस पंक्ति में इस प्रकार लगाना कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो। तो हमने यदि सपोज दैट एक ही पंक्ति में एक लगा दिया, ठीक है, एक ही पंक्ति में हमने क्या कर दिया? सभी पेड़ों को लगा दिया, तब तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि भाई एक उसने क्या बोला कि भाई एक ही पंक्ति में सेब के भी पेड़ लगा दिए, केले के भी पेड़ लगा दिए, आम के पेड़ भी लगा दिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि एक पंक्ति में हम लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के पेड़ होंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। चलो हम मान लेते हैं कि 3 हमने बना लिए। ठीक है, अब 3 मैंने सपोज दैट 3 रो हमने 3 कॉलम बना दिए। तो उसने ये चीजें कि मतलब कि 3 रो में एक रो में सेब के पेड़ रख दिए, दूसरे रो में हमने क्या कर दिए? केले के पेड़ रख दिए, और तीसरी रो में हमने किसके? आम के पेड़ रख दिए। 3 रो सपोज दैट हमने बना लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन सभी पंक्तियों में समान पेड़ होने चाहिए। बात समझ में? मान लो ये 3 हो गई, हमने एक ये और एक ये 3 लाइनें हमने लगा दी। अब यहाँ पर पहली वाली लाइन में हमने क्या लगा दिया? सेब लगा दिया। दूसरी वाले में हमने क्या कर दिया? केले लगा दिए। और तीसरी वाले में हमने क्या कर दिया? आम लगा दिया। ये चीजें क्लियर हो गई। अब लेकिन सेब के पेड़ यहाँ पर कितने हैं? 44 हैं। ठीक है, तो एक लाइन में 44 पूरे पेड़ आ गए, दूसरे में कितने आ गए? 66 आ गए, और तीसरे वाले में 110 आ गए। तो अब आप देखो क्या ये क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितनी भी हम लाइनें बनाएंगे तो उसमें समान पेड़ आए। मतलब यदि हम पहली लाइन में 2 पेड़ लगा रहे हैं तो दूसरी वाली भी लाइन में क्या होना चाहिए? 2 पेड़ आने चाहिए। ठीक है, तीसरी लाइन में भी 2 पेड़ आने चाहिए। ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 44 पेड़ है, यहाँ पर 66 पेड़ है, तो यहाँ पर 110 पेड़ है। मतलब यहाँ पर भी हम ऐसे नहीं मान सकते हैं, मतलब 3 भी नहीं होगा ना 1 होगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं जब ऐसी चीजें आ जाती हैं तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? आपको सीधे सभी का HCF निकाल देना है। HCF देखो, यदि हमको कोई चीज मिनिमम रो निकालनी होगी तो हमको क्या करने होंगे? प्रत्येक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यदि हम किसी चीज की मिनिमम मतलब कि हमको कम से कम रो निकालनी होगी, भाई मान लो सपोज दैट हम 1 रो निकाल रहे हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि हम सभी पेड़ों को एक लाइन में लगाना चाहते हैं। तो एक लाइन में लगाने के लिए हमको क्या करना है? सभी पेड़ों को एक ही लाइन में लगाना पड़ेगा ना। तो यही चीजें मैं बोल रहा हूँ कि यदि हमको मिनिमम रो निकालना है, ठीक है, मिनिमम रो पूछ रहा है, मिनिमम रो पूछ रहा है, तो मिनिमम रो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम ट्री लगाना पड़ेगा। एक पंक्ति में हमें मैक्सिमम ट्री लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम पेड़ लगाना पड़ेगा। तो अब आप बताओ कि मैक्सिमम पेड़ लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मैक्सिमम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का आपको HCF निकाल दो, 44, 66 और 110। इसका HCF क्या आ जाएगा? आपको जो डिफरेंस मेथड है उससे निकालना हो तो उससे निकाल सकते हो, या फैक्टर मेथड से निकालना हो तो फैक्टर मेथड से निकाल दो।
तो 22 दूनी 44, 22 तिहाई 66 और 22 तिहाई 22 पंचे 110। HCF क्या आ गया 22। अब इनमें कोई चीज कॉमन है क्या? नहीं है, तो बस 22 आ गया इसका HCF। हमने पीछे आपको निकाला है, निकालने का तरीका HCF का बता दिया है भाई, फैक्टर मेथड या डिफरेंस मेथड से आपको इसको निकालना है तो डिफरेंस मेथड से निकाल लो। 44, 66 और 110। मैंने क्या बताया है आपको कि यदि दो नंबरों से अधिक, मतलब कि दो से ज्यादा नंबर हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि आपको HCF निकालने के लिए उन जो सबसे कम वाला नंबर होगा उसको क्या कर दें, उनका आप डिफरेंस निकाल लो। तो सबसे कम डिफरेंस क्या है, किसका है? इन दोनों का। तो 22 इसका आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा HCF 22। ये भी मेथड से आप निकालना चाहते हो तो ये मेथड से, ये चीजें हम पीछे लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और या फिर डिवीजन मेथड से निकालना हो तो डिवीजन मेथड से निकाल लो। तो मैक्सिमम ट्री कितने होंगे? 22, यानी एक पेड़ में, एक लाइन में 22 पेड़ लगेंगे। आ गई बात समझ में? एक लाइन में कितने आ गए? 22 पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब बताओ कि सेब की लाइन कितनी बनेगी? मतलब एक लाइन में हम सपोज दैट 22 पेड़ लगा रहे हैं, तो सेब के पेड़ कितने हैं? 44, ठीक है। तो मतलब कितने बनेंगे? 2 सेब के पेड़ बनेंगे, 22 1 और 2। इसी तरह 22 एक लाइन की बन रही है तो केले के कितने बनेंगे? 3 लाइन बनेंगी, केले की हो गई। और इसकी कितनी बनेंगी? 5। 22 पंचे 110। तो टोटल लाइन कितनी बनी? एक लाइन 2 3 5 और 10। तो टोटल लाइन कितनी बन गई? 10। ये चीजें समझ में आ गई? एक बार और समझो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक किसान के पास 945 गाय व 275 भैंसे हैं, ठीक है। एक किसान के पास 945 गाय कितनी है? 945। और भैंसे कितनी हैं? बुफेलो 2475, ठीक है। गाय कितनी है? 945 और भैंसे कितने हैं? 2475, ठीक है। तो ये बोल रहा है वह एक किसान के पास 945 गाय व 2475 भैंसे हैं, वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो, ठीक है। वह प्रत्येक जानवरों की संख्या भी समान हो। इस प्रकार समूहों की संख्या ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक किसान के पास 945 गाय हैं और 2475 भैंसे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि वो न्यूनतम समूहों में इनको चराना चाहता है, मतलब कि कम से कम क्या है, समूह बनाना चाहता है। मान लो कि गाय के समूह, हमको गाय और भैंस को सपोज दैट एक ही समूह, तो मिनिमम ग्रुप बनाना चाहता है, मिनिमम ग्रुप। मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। मतलब कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि सपोज दैट कि मैं एक ही ग्रुप बना लेता हूं सभी जानवरों का, ठीक है, कि मतलब कि हम एक ही क्या करते हैं कि एक ही लाइन बना लेते हैं, कि एक समूह बना लेता हूं मैं कि सभी जानवरों को उसी समूह में हम लेके चलते हैं, ठीक है, चराने चलते हैं। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हम लाइन बना रहे हैं उस प्रत्येक लाइन में जानवरों की संख्या इस प्रकार के जानवर, एक ही प्रकार के जानवर हों। बात समझ में आ गई?
तो भाई यहाँ पर जानवर तो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा कि एक ही लाइन में हमने क्या कर दिया, दोनों को रख दिया। क्वेश्चन में जब जो साफ साफ बोला है कि हम उस मतलब की एक लाइन में एक ही प्रकार के जानवर रखें, ठीक है, कि मतलब कि यदि हम एक लाइन ये गाय की बना रहे हैं तो सिर्फ हम इसमें गाय को ही रखेंगे, भैंस को नहीं रख सकते, तो एक तो लाइन हो नहीं सकती, ठीक है। दूसरी लाइन सपोज दैट हम 2 लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन भैंस की बना लेते हैं और एक लाइन किसकी, गाय की बना लेते हैं। तो गाय में कुल कितनी गाय हैं, 945 गाय हैं, और भैंसें कितनी हैं, 2475, ठीक है। मतलब कि 2 लाइन यदि हम सपोज दैट बना लिए कि एक लाइन में हमने गाय को रख दिया और दूसरे वाले में क्या कर रख दिया, भैंस को रख दिया। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रत्येक लाइन में जानवरों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी, 945 गाय हो गई और यहाँ पर भैंसें कितनी हो गई, 2475। भाई तो जानवरों की संख्या समान कैसे हो गई, नहीं हुई ना भाई, ज्यादा है यहाँ पर तो कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो 2 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब मैंने आपको एक चीज बताया कि यदि हमको मिनिमम रो निकालने होंगे, मिनिमम ग्रुप्स निकालने होंगे, तो हमें क्या करने पड़ेगी, जानवरों की संख्या क्या होनी, मैक्सिमम रखनी पड़ेगी भाई। मतलब एक लाइन में हम ज्यादा से ज्यादा जानवर रखेंगे तभी तो हमारी क्या होगी, मिनिमम ग्रुप निकलेंगे, मिनिमम में पंक्तियां निकलेंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल ईच ऑफ, मैक्सिमम एनिमल रखने पड़ेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल ईच ग्रुप, ठीक है। मतलब प्रत्येक ग्रुप में हमको एनिमलों की संख्या क्या करनी, जानवरों की संख्या क्या है, मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया कि आपको जब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ होगा। तो इन दोनों का आपको एचसीएफ निकाल लो तो वही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल की संख्या हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक लाइन में जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा वही क्या हो जाएगा, एक लाइन में जानवरों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो 945 और 2475 का भी हमने सबसे स्टार्टिंग में ही एचसीएफ निकाला, क्या होगा 945 और 2475। आपको जिस मेथड से निकालना हो, डिफरेंस मेथड हो गया, फैक्टर मेथड हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप निकाल लो, ठीक है। मैं फैक्टर मेथड से निकालता हूं, फैक्टर मेथड से ये किससे कटा, मैंने देखा एचसीएफ इसका क्या हुआ, 9 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पर क्या आया, 21 आया, और फिर यहाँ पर कितना आया, 9 दूनी 18 और 6, 9 छक्का 9 सत्ते 63, और यहाँ पर कितना आ गया 3, 9 पना 45, ठीक है, 275। फिर 5 से मैंने डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, 5 सॉरी ये आ गया आपका, गलती हो गई, 105 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इसको मैंने 5 से डिवाइड किया क्योंकि 5 से देखो ये भी चली जाएगी यूनिट डिजिट में। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया कि यदि किसी यूनिट डिजिट पर क्या हो, 5 हो, तो वो 5 से पूरी 5 और 0 तो वो संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सभी अंकों 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9 जितनी भी संख्याएं होंगी वो 9 या 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब पूरी तरीके से उनका जो सम होगा वो 3 और 9 से डिवाइड हो जाता है, तो संख्याएं क्या हो जाती हैं, आपस में 9 और 3 से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं का जो सम करेंगे हम, 9 4 13 5 18, ठीक है। तो 18 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा, तो मतलब ये संख्या भी 9 से क्या है, पूर्णतः डिवाइड है। इसी तरह इनका सम करेंगे तो 18 18 9 से पूर्णतः डिवाइड है, तो ये संख्याएं भी 9 से डिवाइड है। तो देखो, तो हमने 9 से भाग दिया तो 105 आया, और क्या इसको भी 9 से डिवाइड किया तो 275 आया। अब ये देखो 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 5 और इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, 5 है। तो 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 21 आ गया, और 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया कितना, 55, ठीक है। तो 5। अब 21 और 55 में अभी ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जिसको पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर सके, तो इसका ऐसे अब क्या आ गया, 45 आ गया, ठीक है। या फिर आप जैसे ऐसे करते हैं 945 2475 2475, ऐसे भी करके आप कर सकते हो, ठीक है।
तो बात तो वही होगी, 9 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 21 आ गया, सॉरी 105 आ गया यहाँ पर, 105 और ये आ गया 55, 275, 275। फिर किससे आप करोगे, 5 से करोगे तो 5 आएगा 21 और यहाँ पर आ गया 55। अब ये किसी से नहीं कटेंगी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 9 पना 45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो HCF क्या आ गया, 45। मतलब एक पंक्ति में कितने जानवर रहे होंगे, 45 जानवर रहे होंगे। बस डिवाइड कर दो, तो 45 में हमने 45 को इससे डिवाइड किया तो कितना आया, 21 आया। आप यहाँ पर देख लो, 45 से आप डिवाइड करने पर क्या आया, 21 आया। रिमाइंडर कितना बचा, 21। तो 21 लाइनें यहाँ पर बननी होंगी ये, और 45 को इससे डिवाइड किए तो कितना आया, 75। यानी टोटल कुल कितनी लाइन बनी, सॉरी 55, 76 लाइन। ठीक है, तो मतलब मिनिमम लाइन ने हमने कितनी बनाई, 76 लाइनें। 21 लाइन किसकी बनाई, गायकों की, और 55 लाइन किसकी बनाई, भैंसों की। मतलब प्रत्येक लाइन में कितने जानवर रहे होंगे, 75 जानवर रहे होंगे, सॉरी 45 जानवर रहे होंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ 3 फील्ड और 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल साइज मिनिमम ब्लॉक और मेड इन द फील्ड इफ द width of each rectangular block is 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट लेंथ। ठीक है, 3 खेतों का एरिया है 288 सेंटीमीटर, 3 खेतों का एरिया देके रखा है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर और 552, एक सेकंड, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे के रखा है। पूछ के रखा है खेत का समान आकार के न्यूनतम खंड बनाए गए, खंड मतलब गड्ढा बनाए गए, जो खेत में समान आकार के या न्यूनतम आकार के क्या बनाए गए, गड्ढे बनाए गए हैं। तो यदि आयताकार खंड की चौड़ाई जो मतलब कि उस आयताकार जो गड्ढा है, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। मान लो ये गड्ढा है, ठीक है, ये गड्ढा है, इसकी चौड़ाई कितनी दे के रखी है, 4 सेंटीमीटर दे के रखी है। ये गड्ढा है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 4, आयताकार गड्ढा बता रहा है, ठीक है ना, तो आयताकार गड्ढा, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और लंबाई हमको पूछ रहा है। अब बताओ, सोचो सपोज दैट कि इसमें क्या देख रहा है, मतलब कि ये इसकी 3 खेत बना के रखे हैं, ठीक है, 3 खेतों का एरिया दे के रखा, 288, 408 और 552 दे के रखा है। अब इसमें पूछ रहा है खेत में समान आकार के न्यूनतम गड्ढे बनाए गए। सपोज दैट हम क्या करते हैं, एक ही गड्ढा बना लेते हैं, तब क्या हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाँ देखो, यदि हमको मान लो न्यूनतम गड्ढे बनाना है, ठीक है, समान आकार के न्यूनतम गड्ढे बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गड्ढों की जो चौड़ाई होगी, एरिया होगा, उसको बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज दैट हम क्या करते हैं कि एक 3 खेत है ना, ठीक है, तो इसमें 3 गड्ढे बना देते हैं,
3 गड्ढे बना देते हैं तब तो 3 गड्ढे में क्या हो जाएगा, यदि हम एरिया रखते हैं देखो तो तीनों का एरिया क्या है, अलग अलग रखा है, ठीक है, तीनों खेतों का क्या है, एरिया अलग अलग दे के रखा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एरिया जो होगी वो समान होगी, तीनों में क्या होना चाहिए, समान एरिया का गड्ढे होने चाहिए, ठीक है। कहने का क्वेश्चन का मतलब समझो कि ये 3 खेत हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। तीनों का एरिया दे के रखा है, एक का एरिया दे के रखा है 288, दूसरे का देख रहा है 460 और तीसरे का देख रहा है 552, ठीक है। ये एरिया दे के रखा है। अब क्या करना है कि हम मान लो 3 गड्ढे बना लेते हैं। जब 3 गड्ढे बनाएंगे तो हमको ये भी देखना है, क्वेश्चन में ये बोला है कि जो भी गड्ढे हम बनाए वो क्या बनाए, समान आकार के गड्ढे होने चाहिए, समान एरिया के गड्ढे होने चाहिए। तो भाई यहाँ पर तो जो एरिया है वो तीनों की क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो 3 गड्ढे होंगे नहीं। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। तो हमको क्या, यदि मिनिमम ब्लॉक बनाना है, हमको ब्लॉक मतलब गड्ढे, मिनिमम ब्लॉक बनाना है तो एरिया क्या होनी पड़ेगी, हमको मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। एरिया क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमम, मतलब गड्ढों का जो क्षेत्रफल है वो मैक्सिमम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि यदि मैक्सिमम निकालना हो तो हमको क्या है, उन तीनों का क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल देना है। तो बस आप एचसीएफ निकाल दो, इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, देख लो, सबसे छोटा क्या है उसको इसमें माइनस कर दो, वो उसका एचसीएफ आ जाएगा। यदि ये ऐसा करना हो तो ऐसा कर सकते हो, और फैक्टर मेथड से निकालना हो तो फैक्टर मेथड से निकाल लो। फैक्टर मेथड से निकालोगे तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बस निकाल लो। तो टोटल एरिया कितनी आ गई, 24, मतलब एक गड्ढे का क्षेत्रफल कुल कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। तो मान लो ये एक गड्ढा है, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, ये पूरा कितना आ गया, 24 आ गया। और हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी दे के रखी है, 4। तो हमें पता है रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी, एरिया बराबर कितना होता है, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई दे के रखी है 4 सेंटीमीटर और एरिया हमने निकाल लिया 24 सेंटीमीटर, तो कट गया, तो लंबाई बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। बस, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बन जाने चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लो इसी तरह, किसी आयताकार क्षेत्र का आकार जिसकी भुजाएं 224 मीटर और 248 मीटर है, इस खेत पे लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइल्सों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लो एक खेत है, सपोज दैट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक खेत है आयताकार, ठीक है। अब इसका जो इसकी लंबाई, आयताकार का जो क्षेत्रफल है पता ही होगा आपको कि 284, इसकी 284 ये हो गई चौड़ाई और 248 इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। आयताकार की वो हो गई। अब ये पूछ रहा है कि इस खेत में हमको आयताकार ये खेत है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमको इसमें समान, इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइल्सों की संख्या ज्ञात करना है। अब हमने सपोज दैट मान लो कि हमको क्या करना है कि एक टाइल्स लगानी है, एक रूम है सपोज दैट जिसका ये देख लंबाई देखी रखी 248 मीटर और चौड़ाई देखी रखी 284 मीटर और लंबाई देखी रखी है 248 मीटर, ठीक है। अब इसको पूछ रहा है कि इसमें हमको टाइल्स लगाना है, जो टाइल्स होगी वो समान आकार की होगी और वो कैसी होगी, वर्गाकार होगी। तो सपोज दैट हमने क्या कर दिया, एक ही टाइल्स लगा दी, सपोज दैट पूरे रूम में क्या कर दी, एक ही टाइल्स लगा ली, ये इतनी बड़ी, ये पूरी इतनी टाइल्स लगा दी। तो जब हम एक टाइल्स मान लो लगा देते हैं तो उसकी टाइल्स क्या होगी, वो तो वर्गाकार होगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, रिंग मतलब आयताकार हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। आपको पता है कि वर्ग का क्या होता है, जो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, सेम होती है,
ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई 284 मीटर है और लंबाई 248 मीटर है, तो ये तो आयत हो जाएगी, आयताकार टाइल्स हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पर एक नहीं होगी। अब हम मान लो तो 2 टाइल्स लगा देते हैं, मतलब 2 टाइल्स लगा दिया, ठीक है, 284 ये हो गया, 248 की ये हो गया, 248 और 248 की ये हो गई, ठीक है, 248 की और 248 की ये हो गई, मतलब कि एक टाइल्स कितनी हो गई, एक टाइल्स तो वर्गाकार हो गई, वर्गाकार की हो गई, लेकिन 248 की जब मीटर की टाइल्स लगे बचा कितना, 248 में 84 गया तो कितना बचा 36 और 248, तो दूसरी तो आयताकार हो जाएगी ना, पहली तो मान लो वर्गाकार मैंने बना लिया, दूसरी तो क्या हो जाएगी, आयताकार हो जाएगी, मतलब 2 टाइल्स भी नहीं होगी। तो हमने क्या किया कि आपको पता है, मैंने पहले बताया कि यदि हमको मिनिमम निकालना है, मिनिमम टाइल्स की संख्या निकालनी है, टाइल्सों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, टाइल्स की यदि न्यूनतम संख्या निकालनी है, न्यूनतम संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइल्सों की लंबाई क्या करनी पड़ेगी, टाइल्सों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, सॉरी 1 मिनट, अब देखो हमको यदि इसको क्या करना है, हमें मतलब समान आकार के टाइल्स लगाने हैं ऐसे, समान आकार के, इस तरह हमको बराबर आकार के वर्गाकार टाइल्सों की संख्या निकालनी, तो हमको कम से कम टाइल्स लगाना है, क्वेश्चन में देख रखा है कम से कम, तो उसका जो टाइल्सों का जब हम क्या करेंगे कम से कम निकालेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा, टाइल्सों का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। तो हमने क्या बताया आपको, यदि कोई चीज मैक्सिमम निकालनी पड़ेगी तो उसका क्या होगा, HCF निकालना पड़ेगा, तो 284 और 248 का आप क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। जब 248 और 224 का आपने 284 और 248 का आपने HCF निकाला तो HCF कितना आ गया, 4, ठीक है। कैसे आ गया आपको पता है, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड कैसे होता है। 284 आप पुराना लेक्चर पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा, आप जाकर प्लेलिस्ट में बनी है, प्लेलिस्ट बनी है मैथ की, आप वहां से खोलो, HCF निकालने का तरीका देखो कि हमने कैसे पढ़ाया है और HCF कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा। तो HCF इसका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। जब 4 आ गया तो 4, अब देखो इसका HCF आ गया मतलब 4, मतलब कि एक टाइल्स का एरिया कितना आ गया, A बराबर कितना आ गया, 4, मतलब एक टाइल्स कितनी का पूरा एरिया कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अब खुद बताओ आप कि मतलब कि एक टाइल्स हमने यहाँ पर लगा दी 4 की, ठीक है, और यहाँ पर मतलब कि दोनों की इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई। अब निकालने के लिए इसके एक फार्मूला होता है, हमें कम से कम टाइल्सों की संख्या निकालनी है। तो कम से कम टाइल्सों की निकालने के लिए हम क्या करना है कि पूरे इसका मतलब कि पूरे फील्ड का या पूरे मैदान का एरिया निकालना पड़ेगा, और पूरे मैदान का एरिया के बाद एक टाइल्स का एरिया निकालना पड़ेगा, एक टाइल्स का एरिया। देखो समझो बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि एक फील्ड है जिसकी चौड़ाई कितनी है 284 मीटर और उसकी लंबाई कितनी है 248 मीटर, ये क्वेश्चन में बोल के रखा। अब इस फील्ड में हम क्या निकालना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, टाइल्स लगाना चाहते हैं। तो टाइल्स हमको क्या करनी है, कम से कम टाइल्स लगानी है, कम से कम टाइल्स लगानी है, और वो भी क्या होनी चाहिए, समान आकार की टाइल्स, मतलब कि एक बराबर आकार की साइज की टाइल्स होनी चाहिए, और वो टाइल्स क्या होनी चाहिए, वर्गाकार होनी चाहिए, पहली चीज। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कम से कम टाइल्स निकालना। जब हमने क्या बताया आपको कि कम से कम टाइल्स निकालना है तो उस टाइल्स का जो एरिया होगा वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। तो टाइल्स का एरिया कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा।
अब क्या हुआ कि हमको देखना है कि यदि हमको टाइल्सों की संख्या निकालनी है तो टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टाइल्स की संख्या, एक टाइल्स का क्षेत्रफल और पूरे फील्ड का क्षेत्रफल में को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरे फील्ड का क्षेत्रफल क्या हो गया, मैंने निकाल लिया, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो पूरे फील्ड क्या है, आयताकार है, तो आयताकार को आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो 248 गुणे 284 गुणे 284। और टाइल्स कैसी है, वर्गाकार है, तो 4 गुणे 4, भुजा स्क्वायर भुजा, डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आंसर, डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 4402, डिवाइड कर लेना, इतना आएगा। तो मतलब पूरे फील्ड में कितनी टाइल्स लगेंगी, 4402 टाइल्स से लगेंगी। तो ये था आज का एचसीएफ के सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से, ठीक है, टाइप्स जितने भी थे। अब हम पढ़ते हैं अगले लेक्चर में एचसीएफ के और कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद एलसीएम स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।